डियर स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन बाय जेडी सर में आपका स्वागत है। जनरल साइंस फिजिक्स पार्ट अपन पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में अपन ने गति के नियमों के बारे में पढ़ा। वहां पर अपन ने ये जाना कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन तभी करने देती है जब उस पर कोई बाह्य बल लगता है। दूसरे नियम में अपन ने पढ़ा कि ये जो बाह्य बल है उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। और तीसरे नियम में अपन ने पढ़ा था कि यदि एक वस्तु ने दूसरी पर बल लगाया तो दूसरी भी विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। अब अपन ने बल तो बार बार बल का जिक्र किया, यहां पर अपन एग्जैक्टली पढ़ना चाहेंगे कि बल होता क्या है। बल को अपन समझते हैं किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने वाला कारक या फिर उस परिवर्तन को प्रेरित करने वाला कारक क्या कहलाता है? बल कहलाता है। इसका मतलब यदि आपने किसी भी एक वस्तु को धक्का देकर खिसकाने की कोशिश की, या तो वो वस्तु आपके धक्के लगाने से खिसक जाएगी। यदि वो खिसकती है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, इसका मतलब आपने उसको धक्का लगा के क्या लगाया? उस पर एक बल लगाया। यदि वो वस्तु नहीं खिसकती है, इसका मतलब आपके द्वारा लगाया गया बल पर्याप्त नहीं है उसको स्थिति में परिवर्तन करने के लिए, परंतु आपने उसकी स्थिति में परिवर्तन को प्रेरित कर दिया है। यदि आपके साथ कोई आपका दोस्त आके उसको धक्का लगाने लग जाएगा तो अब वो वस्तु निश्चित रूप से खिसकने लग जाएगी। आपने बल का मान बढ़ाया, उसकी वजह से उसमें स्थिति में परिवर्तन हो गया। तो बल क्या आपके पास? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने वाला या परिवर्तन को प्रेरित करने वाला कारक है। बात करते हैं बल सदिश है या अदिश। बल की अपन बात करें तो अपन किसी एक निश्चित दिशा में ही तो बल लगाते हैं। निश्चित दिशा में कहीं ना कहीं बल लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या फॉर्मुलेशंस बन रही है आपके पास? दिशा आ गई तो वो राशि कैसी होगी? सदिश होगी। तो बल कैसी होती है? आपके पास एक सदिश राशि होती है। बात करते हैं बल के मात्रक की। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन किसके बराबर होता है? कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से बल का मात्रक है, आपको दे देगा न्यूटन दे देगा, फिर आगे लिख देगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर डाइन, और फिर दे देगा इनमें से सभी। अपन पहला ऑप्शन देखते हैं न्यूटन और टिक कर देते हैं। नहीं, आपको पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। अब ये 1 न्यूटन बराबर किसके होता है? तो अपन ने न्यूटन की गति के द्वितीय नियम में पढ़ा था, F बराबर m इंटू ए, द्रव्यमान गुणा उसका त्वरण। m किस में होगा? मात्रक किलोग्राम। a किस में होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन किसके बराबर हो गया? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर हो गया। यदि अपन दूसरी पद्धति में इसके मात्रक की बात करें तो सीजीएस में इसका मात्रक होता है डाइन। डाइन वर्ड याद होना चाहिए, कई बार पूछ लिया जाता है कि डाइन किसका मात्रक है। डाइन आपके पास बल का मात्रक है। डाइन और न्यूटन दोनों में रिलेशन क्या होगा? जब एक मात्रक को दूसरे मात्रक में कैसे बदलते हैं वो चीज भी देखिए, अपन यहां से समझने की कोशिश करते हैं। आपने देखा न्यूटन किसके बराबर था? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। ये किस मात्रक पद्धति में था? एसआई या एमकेएस मात्रक पद्धति में। और डाइन किस में है? सीजीएस में। मतलब आपको एमकेएस को किस में बदलना है? सीजीएस में। किलोग्राम को किस में बदलना है? ग्राम में। मीटर को किस में बदलना है? सेंटीमीटर में। तो इतना तो अपन को ध्यान होगा कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम की जगह क्या रख दिया? 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो मीटर की जगह क्या रख दिया? 100 सेंटीमीटर। सेकंड आपके पास दोनों में ही सेकंड होता है, तो इसमें अपन ने कोई परिवर्तन नहीं किया। 1000 को मैंने लिखा 10 की घात 3, 100 को मैंने लिखा 10 की घात 2 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों के आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। यहां पर देखना 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 2, 10 की घात 6 मत कर देना, घातें कभी गुणा नहीं होंगी। घातें तभी गुणा होती जब आपके पास 10 की घात 3 पे घात 2 लगी हुई होती। अब यहाँ पे क्या है? दोनों का आधार समान है, इसका मतलब ये घातें जुड़ जाएंगी तो 10 की घात 5 हो जाएंगी। इसका मतलब 1 न्यूटन किसके बराबर हो गया? 10 की घात 5 डाइन के बराबर हो गया। और डाइन किस रूप में परिभाषित हो गया? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 1 न्यूटन मात्रात्मक रूप से कितने डाइन के बराबर है? 10 की घात 5 डाइन के बराबर। कई बार क्वेश्चन को चेंज करके दे देता है कि 100 न्यूटन किसके बराबर होगा? तो 10 की घात 7 डाइन के बराबर हो जाएगा। इन चीजों को रटिए मत, कॉन्सेप्ट समझिए। एक मात्रक आपको पता है तो दूसरे मात्रक में परिवर्तित कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो रही बल के साधारण परिभाषा की बात। अब अपन बात करेंगे प्रकृति में विद्यमान कुछ बलों के बारे में। प्रकृति में कई प्रकार के बल विद्यमान है। यहां पर अपन सबसे पहले उदाहरण के रूप में लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण के बलों का नियम भी अपने न्यूटन महाशय ने दिया था। एग्जैक्टली होता क्या है? अपन यदि बचपन से देखते आए हैं, अपन किसी भी क्रिकेट बॉल को ऊपर की तरफ उछालते हैं
थोड़ी दूर ऊपर की तरफ जाती है, फिर वापस नीचे की तरफ आ जाती है। यदि आपके हाथ से कोई वस्तु छूट जाती है तो वो हमेशा नीचे की तरफ ही गिरती है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गई? तो न्यूटन ने भी कुछ ऐसा ही रिसर्च किया था। और ये जितनी भी वस्तुएं हैं, इसका मतलब ये नीचे की तरफ जा रही हैं तो कोई ना कोई ऐसा एक बल है जो इनको नीचे की तरफ अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। और अपन नीचे की तरफ देखें तो अपने नीचे क्या है? धरातल, जमीन है। इसका मतलब पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पे कुछ इस प्रकार का बल लगा रही है कि वो हर एक वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है। परंतु अपन ने न्यूटन के गति के तीसरे नियम में तो ये पढ़ा था कि क्रिया प्रतिक्रिया, हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब पृथ्वी ने आप पे बल लगाया, किसी भी वस्तु पे बल लगाया तो निश्चित रूप से आप भी बल लगा रहे होंगे, वो वस्तु भी बल लगा रही होगी। अपन ने जिस क्रिकेट की बॉल को ऊपर की तरफ फेंका था, पृथ्वी ने उसे अपनी नीचे की तरफ खींचा, तो बॉल भी क्या कर रही है? उसी पृथ्वी को अपने ऊपर की तरफ अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। परंतु पृथ्वी ने तो खींच लिया, बॉल क्यों नहीं खींच पाई? रीजंस को चलिए आगे अपन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, पहले अपन पढ़ते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं दो इस प्रकार की वस्तुएं जिनका अपना एक द्रव्यमान हो और उनके बीच की दूरी कहीं फिक्स कर दें तो वो दोनों एक दूसरे पे एक बल लगाती हैं। इसी बल को परिभाषित किया गया गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में। तो यहाँ पर पहले यदि मैं पृथ्वी को एक पिंड के रूप में m2 द्रव्यमान से व्यक्त करूं और आपके द्वारा किसी भी फेंकी गई वस्तु को m1 द्रव्यमान के रूप में, इन दोनों के बीच में कोई एक निश्चित दूरी है तो इन दोनों के मध्य एक नियत बल लगेगा। वो बल किसके बराबर होगा? वो बल लगने वाला बल उन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि कंबाइन करके लिखूं तो F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर। ये कैपिटल G क्योंकि समानुपाती को बराबर में बदला, एक नियंतांक से गुणा करना था, इस नियंतांक को अपन बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियंतांक। कई बार पूछ लिया जाता है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियंतांक की मात्रक क्या होगा? तो मात्रक ज्ञात करने के लिए यदि आपको सूत्र याद है तो अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कितना होगा? Fg इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो F किसमें होगा? न्यूटन, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, m1 m2 kg स्क्वायर। इसका मतलब G का मात्रक क्या आ गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। संख्यात्मक मान कितना होता है? ये हमेशा नियत रहता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यदि अपन कुछ थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें जो गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में अपन को याद रखने हैं, गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब यदि आप पृथ्वी और उस वस्तु के बीच की दूरी नियत है तो आपके पास उन दोनों के मध्य बल भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यदि आप उनके बीच में कितनी भी वस्तुओं को रख दें, यदि एक गेंद आ रही है और आप उसके बीच में खड़े हो जाएंगे तो भी गेंद पे लगने वाला बल कम नहीं होगा, बल उतना ही रहेगा। मतलब बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता, सिर्फ किस पर निर्भर करता है? दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल और उनके मध्य दूरी पर निर्भर करता है। अब देखिए अपन बात करते हैं प्राकृतिक बल। इन बलों में जो सबसे दुर्बल बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है और जिसकी परास सबसे अधिक होती है वो आपके पास है किसकी होती है? गुरुत्वाकर्षण बल की। अपन ने पढ़ा Fg इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। इसका मतलब आर को आप जितना बढ़ाते जाएंगे बल उतना ही कम होता जाएगा। और प्रकृति में विद्यमान ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिस पर पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगाती। इसका मतलब ये बल कब तक लग सकता? अनंत तक लग सकता, अनंत तक लग सकता। इसका मतलब क्या होगा कि इसकी जो परास है वो क्या होगी? अधिकतम होगी। परास अधिकतम है, दूरी जितनी अधिक होगी बल का मान उतना ही कम होता चला जाएगा। इसका मतलब प्रकृति में विद्यमान जो सबसे दुर्बलतम बल है वो कौन सा? आपके पास गुरुत्वाकर्षण बल। और अधिकतम परास वाला बल भी कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। अब अपन यदि आर के मान को कम करें तो निश्चित रूप से अपन इनके मध्य लगने वाले बल को बढ़ा सकते हैं। परंतु ये जो आर के मान में कमी है ये भी एक संख्यात्मक मान, निश्चित मान में कमी हो सकती है। यदि अपन 10 की घात -11 मीटर से कम कर देंगे तो ये बल किस में बदल जाएगा? नाभिकीय बल में बदल जाएगा। आगे अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे नाभिकीय बल होता क्या है। इसका मतलब ये 10 की घात -11 मीटर से अनंत तक आपके पास गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। यदि अपन पृथ्वी को एक पिंड के रूप में माने तो अपनी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की बनेगी। ये पृथ्वी है, ये कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, पृथ्वी का द्रव्यमान me, तो इन दोनों के मध्य लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो कितना होगा? G me m अपॉन re स्क्वायर। me यहाँ पर पृथ्वी का द्रव्यमान है और re क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या, जो कितनी होती है? 64,000 किलोमीटर के बराबर होती है।
पिछली क्लास में अपन ने न्यूटन की गति के द्वितीय नियम में पढ़ा था F बराबर ma। यहाँ पे अपन ने बल का एक और फॉर्मुलेशन पढ़ लिया, G me m अपॉन आर स्क्वायर। दोनों ही बल हैं, इसका मतलब दोनों को अपन क्या कर देते हैं, समान रूप से बराबर में रख देते हैं। तो दोनों को बराबर करके आपको a या g का मान कितना मिला, G me अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर a क्या था, त्वरण। g से क्यों व्यक्त किया गया, क्योंकि अपन यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहे हैं, इसीलिए अपन ने इसका फर्स्ट अल्फाबेट जी से व्यक्त कर दिया है। हालांकि ये भी एक त्वरण का प्रकार है, परंतु इसका नोटेशन जी के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहां से देखिए जी आपके पास नियत है 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 के रूप में, और एम पृथ्वी का द्रव्यमान भी फिक्स होगा, पृथ्वी की त्रिज्या भी फिक्स होगी। इसका मतलब जी का मान पृथ्वी के लिए निश्चित होता है, और उसका संख्यात्मक मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। यदि अपन बात करें बेसिक फॉर्मुलेशन से, तो यहां से जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर के। लेकिन ये कब काम में लेना, जब अपन ने आर को नियत कर दिया तो आपके पास जी क्या हो गया, समानुपाती हो गया एम के, और आपने एम को नियत कर दिया तो जी क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया आर ई स्क्वायर के। तो इस प्रकार के संबंध में आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, आंसर करना है। अब देखिए बहुत सी बार अपन ने इस तरीके के सवाल पढ़े हैं कि आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ गति करेंगे तो वस्तु के भार में या आप व्यक्ति के भार में परिवर्तन होगा, वो बढ़ेगा या कम होगा। वो परिवर्तन किस रूप में होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपन विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ गति करेंगे या ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ गति करेंगे, तो गुरुत्वीय त्वरण में, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण में क्या होती है, परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन की वजह से आपका जो भार, जिसे अपन आगे परिभाषित करेंगे भार बल के रूप में बराबर है mg, वो भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। जब अपन पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी आपके पास एक अंडाकार शेप में होती है, इसका मतलब इसकी दोनों त्रिज्याएं क्या हैं, समान नहीं होती। एक विषुवत रेखीय त्रिज्या जिसका मान अधिक होता है, एक ध्रुवीय त्रिज्या जिसका मान कम होता है। तो अपन ने पढ़ा गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जिस साइड में त्रिज्या अधिक होगी उधर गुरुत्वीय त्वरण कम होगा, जिसमें त्रिज्या का मान कम होगा उसमें गुरुत्वीय त्वरण अधिक होगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं कंक्लूड करके कि आपके पास विषुवत रेखा पर त्रिज्या का मान अधिक है तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा। ध्रुवों पर त्रिज्या का मान कम है तो ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होगा। ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है, लेकिन इसका एक और कारण होता है पृथ्वी का घूर्णन। तो यदि सवाल कुछ इस रूप में आता है कि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है, किस कारण से? पहले ऑप्शन में दे देगा ध्रुवों पर त्रिज्या कम होती है, दूसरा दे देगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण, तीसरा दे देगा दोनों। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन करना है दोनों, कि दोनों ही कारणों से होता है। यदि घूर्णन के कारण नहीं दिया हुआ हो तो आपका आंसर होगा पृथ्वी के ध्रुवों पर त्रिज्या में कमी के कारण उसके गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है। इसका मतलब अपन कंक्लूड करें तो क्या फॉर्मुलेशंस बनेगी कि जी में के मान में परिवर्तन के कारण F बराबर mg, भार में परिवर्तन आता है परंतु द्रव्यमान में नहीं आता। ध्यान देना, मैंने ये तो कहा कि जब अपन विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो जी का मान बढ़ता चला जाएगा। जी का मान बढ़ेगा तो F बराबर m इंटू जी, जो आपका भार होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो आपका भार अधिकतम कब होगा, ध्रुवों पर, और न्यूनतम कब होगा, विषुवत रेखा पर। तो दोस्तों लॉकडाउन के इस समय में आप घर पे रहते हैं तो कहीं ना कहीं ज्यादा खा पी के वेट गेन कर लिया होगा, भार बढ़ गया होगा। यदि आपको भार कम करना है तो किधर की तरफ चले जाओ, विषुवत रेखा की तरफ चले जाओ, वहां पे ले जाके वेटिंग मशीन में मापिए, आपका भार कम आएगा। परंतु यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है। देखिए सवाल आपको कई बार इस रूप में दे देगा कि अपन गाइड्स में पढ़ के जाते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन रट के जाते हैं कि जब अपन विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ गति करेंगे तो वस्तु के भार में वृद्धि होती है। आपको क्वेश्चन में दे देगा विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ गति करने पर वस्तु के द्रव्यमान में किस प्रकार परिवर्तन होगा। पहला ऑप्शन दे देगा द्रव्यमान बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन दे देगा द्रव्यमान घटेगा, तीसरा द्रव्यमान नियत रहेगा, चौथा इनमें से कोई नहीं। अपने रटे रटाए आंसर के अकॉर्डिंग अपन बोलेंगे भार बढ़ रहा है, द्रव्यमान भी बढ़ा दिया। ध्यान रखना दोस्तों, द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, द्रव्यमान बढ़ेगा नहीं, द्रव्यमान नियत रहेगा, चाहे आप विषुवत रेखा पे हो चाहे आप ध्रुवों पे हो। इसीलिए शुरू से कहते आ रहा हूं कि द्रव्यमान एक ऐसी राशि है जो हमेशा नियत रहती है। सिर्फ कुछ स्पेशल केसेज, जैसे अपन ने रॉकेट नोदन की बात करेंगे, वहां पे द्रव्यमान में परिवर्तन आता है, क्योंकि आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण E बराबर mc²। लेकिन वो अपन आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, अपन न्यूटन थ्योरी की बात कर रहे हैं।
किसी भी ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण उसके द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। फॉर्मूले से गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि जी तो नियंतांक था, उसके द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या पर निर्भर करेगा। तो पृथ्वी का तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया, इसी प्रकार अपन चंद्रमा का भी कर सकते हैं, प्लूटो का भी कर सकते हैं, किसी भी ग्रह का कर सकते हैं। सिर्फ वो किस पर निर्भर करेगा, उस ग्रह के द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या पर। पृथ्वी के संबंध में याद रखने लायक चीजें आपके पास कौन सी हैं? पृथ्वी पर सर्वाधिक गुरुत्वीय त्वरण कहां पर होगा? ध्रुवों पर। और न्यूनतम गुरुत्वीय त्वरण कहां पर होगा? विषुवत रेखा पर। और जहां पर गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा वहां पर भार ज्यादा, जहां पर गुरुत्वीय त्वरण कम वहां पर भार कम। तो कंक्लूड करके एक लाइन में आपको क्या याद रखना है कि जहां पर जी ज्यादा वहां पर भार ज्यादा, और जहां पर जी कम वहां पर भार की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो ये था आपके पास प्रकृति में विद्यमान प्रथम बल, गुरुत्वीय बल। भार बल इसी से जुड़ा हुआ है, जिसको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। और फिर अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युतीय बल की बात करेंगे, फिर चुंबकीय बल और फिर नाभिकीय बल की बात करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं वीडियो की हेल्प से आपको उसका आंसर कर दूंगा। धन्यवाद।